ऑल इन वन सॉल्यूशंस पॉइंट वन के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। प्रिय छात्रों, कल हम विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे हुए हिंदी साहित्य एवं भाषा के इतिहास से संबंधित कुछ प्रश्नों को पढ़े। आज हम हिंदी साहित्य के काल विभाजन के क्रम में सर्वप्रथम आदिकाल से संबंधित कुछ रचनाओं एवं उनके रचनाकारों के नाम पढ़ेंगे और विभिन्न पुस्तकों, ग्रंथों इत्यादि को पढ़ेंगे। काल विभाजन किस प्रकार हुए हैं इत्यादि पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं हम पहले प्रश्न से। यहाँ पे स्क्रीन पर आप देख रहे हैं पहला प्रश्न आदिकाल से संबंधित है कि खड़ी बोली हिंदी का प्रथम कवि कौन माना जाता है। तो खड़ी बोली हिंदी का प्रथम कवि अमीर खुसरो को माना जाता है। ये लगभग सभी परीक्षाओं में पूछे जाने वाला प्रश्न है। ये ऐसे प्रश्न हैं जो लगभग सभी परीक्षाओं में पूछे जा रहे हैं और पूछे जाते रहे हैं बार बार। अपभ्रंश शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था। पतंजलि ने अपभ्रंश का सर्वप्रथम प्रयोग किया था। भरत मुनि ने अपभ्रंश को नाम क्या दिया है। देशभाषा। भरत मुनि ने अपभ्रंश को नाम देशभाषा दिया हुआ है। पृथ्वीराज रासो के रचयिता का नाम क्या है। चंद्रवरदाई। वह ग्रंथ जिसे लौकिक चरित्र काव्य माना जाता है। भविष्यत कहा ऐसा ग्रंथ है जिसे लौकिक चरित्र काव्य के नाम से जाना जाता है। नाथ संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे। तो गोरखनाथ जी नाथ संप्रदाय के प्रवर्तक माने जाते हैं। कुछ लोग इनके गुरु मत्स्येंद्र नाथ को भी मानते हैं, परंतु इस नाथ संप्रदाय के संचालनकर्ता एवं प्रमुख प्रवर्तक गोरखनाथ जी को ही माना गया है। महापुराण के रचनाकार कौन है। महापुराण के रचनाकार पुष्पदंत हैं। राहुल सांकृत्यायन ने हिंदी का पहला कवि किन्हें माना है। सरहपाद को राहुल सांकृत्यायन ने हिंदी का प्रथम कवि माना है। सिद्धों एवं नाथों में सबसे पुराने कौन हैं। तो मच्छंदर नाथ सिद्धों एवं नाथों में सबसे पुराने हैं। विशलदेव रासव की नायिका का नाम क्या है। विशलदेव रासव की नायिका का नाम राजमती है। ये लगभग राजस्थान कॉलेज लेक्चर इत्यादि परीक्षाओं में पूछे जाने वाला प्रश्न है। वह रचना जिसके आधार पर विद्यापति मैथिल कोकिल कहलाए। पदावली। विद्यापति पदावली के आधार पर विद्यापति को मैथिल कोकिल के नाम से पुकारा जाने लगा गया। चंदन बाला रास के रचयिता कौन है। आसगु कवि चंदन बाला रास के रचयिता हैं। पृथ्वीराज रासों में समय सर्गों की संख्या कितनी है। तो पृथ्वीराज रासों में समय जो सर्ग है उसको समय में बांटा गया है की संख्या 69 है, 69। वह रचना जिसमें कड़वक शैली का प्रयोग नहीं हुआ है। पाहुड़ दोहा ऐसी रचना है जिसमें कड़वक शैली का प्रयोग नहीं हुआ है। सांकेतिक अर्थ रखने के कारण किसकी वाणियों की भाषा को सांध्य भाषा कहा गया है। तो सिद्धों की भाषा को सांध्य भाषा कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आदिकाल के कवि जिनकी भाषा हिंदी के वर्तमान रूप के सर्वाधिक निकट है। अमीर खुसरो जो हैं आदिकाल के कवि जिनकी भाषा हिंदी के वर्तमान रूप के सर्वाधिक निकट है। पृथ्वीराज रासों में प्रमुख रस कौन सा है। वीर और श्रृंगार रस पृथ्वीराज रासों की मुख्य रस हैं। राहुल सांकृत्यायन ने हिंदी का पहला कवि किन्हें माना है। सरहपाद को माना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सिद्धों की वाणियों को हिंदी काव्यधारा के नाम से संग्रहित किया किसने किया। महापंडित राहुल सांकृत्यायन ने। आदिकाल के कवि सरहपाद की काव्य परंपरा में विकसित नाथ पथ के हठयोग का पल्लवन आगे चलकर किस कवि में हुआ। कबीरदास जी में हुआ। ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। बौद्ध धर्म के सिद्धांतों में देश की बदलती हुई परिस्थितियों ने जिन नवीन भावनाओं की सृष्टि की उन्हीं के परिणाम स्वरूप सिद्ध साहित्य की रूपरेखा तैयार हुई। सिद्ध साहित्य के प्रादुर्भाव विषयक यह कथन किसका है। राम कुमार वर्मा जी का है।
नागरिक प्रचारी सभा से प्रकाशित पृथ्वीराज रासो के संस्करण को प्रमाणिक मानने वाले विद्वान कौन है? कर्नल टाड। भरतेश्वर बाहुबली रास किस काव्य धारा के ग्रंथ है? जैन साहित्य के हैं। वह रचना जो शिलांकित है, वह रचना केवल पत्थरों पर ही अंकित है, वह राउलवेल है। इसकी कोई प्रिंट नहीं निकल पाई, प्रिंट फॉर्म में ये उपलब्ध नहीं है, केवल शिलांकित है। ये राउलवेल की रचना है, राउलवेल रचना है। जसहर चरित्र के लेखक कौन है? पुष्पदंत। जसहर चरित्र के लेखक पुष्पदंत हैं। दब साहब पयास नामक अपभ्रंश में लिखित ग्रंथ की रचना किसने की है? देवसेन ने की है। संदेश रासक काव्य है खंड काव्य। संदेश रासक जो काव्य की शैली है वो प्रबंध नहीं, मुक्तक नहीं, ये खंड काव्य है। आलवार संतों की संख्या कितनी मानी जाती? आलवार मतलब 12, आलवार 12। आलवार संतों की संख्या कितनी है? 12। कैमाश वध प्रमुख घटना है पृथ्वीराज रासो ग्रंथ की। ये हरियाणा असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती 2017 में पूछा गया प्रश्न है। अपभ्रंश भाषा में लिखित रामचरित्र है पौम चरियु। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अपभ्रंश भाषा में लिखित रामचरित्र जो है उसका नाम क्या है, तो उसको आप नाम बताएंगे पौम चरियु। पुस्तक जल्लड़ हथ दय चली गज्जन निपकाज, इस पंक्ति में संकेत किस तरफ किया गया है? पृथ्वीराज रासो ग्रंथ के बारे में ही संकेत है। पुस्तक जल्लड़ हथ दय चली गज्जन निपकाज, जल्लड़ जो था पृथ्वीराज का बेटा था। पुस्तक जल्लड़ हथ दय चली गज्जन निपकाज, तो पृथ्वीराज रासो के मृत्यु के पश्चात चंद्रवर दाई ने जल्लड़ को अपने लेखनी का कार्यभार संभालने के लिए दिया हुआ था, तो इसी के संकेत है पृथ्वीराज रासो ग्रंथ के बारे में। पृथ्वीराज रासो की भाषा कौन सी है? डिंगल। डिंगल भाषा उसे कहते हैं जो ब्रज भाषा और राजस्थानी के साथ मिला हुआ भाषा को डिंगल कहते हैं, और ब्रज भाषा और पृथ्वीराज रासो की भाषा डिंगल। ओजस्वी भाषाओं को डिंगल कहते हैं, ब्रज भाषा और राजस्थानी नहीं, खड़ी बोली और राजस्थानी भाषा को मिला के डिंगल, और खड़ी बोली और ब्रज को लेकर पिंगल। अपभ्रंश के प्रभाव से मुक्त हिंदी की रचना मानी जाती है विशाल देव रासो। पंडित साल सत्य पखाड़ई देहि रुद्ध और बसंत न जाड़ई, यह कवि काव्य पंक्ति किसके सरपात की है? आल्हा उदल नामक वीर सरदारों की वीरतापूर्ण लड़ाइयों का वर्णन किसमें? परमाल रासो में। डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने अपने इतिहास ग्रंथ हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास में हिंदी का पहला कवि किसे माना है? स्वयंभू को डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने अपने इतिहास ग्रंथ हिंदी साहित्य के आलोचनात्मक इतिहास में हिंदी का पहला कवि माना। नाथ साहित्य का आरंभकर्ता माना जाता है गोरखनाथ को। हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना गया पृथ्वीराज रासो को। देसील बैना सबजन मिठा किस भाषा की काव्य पंक्ति? देसी भाषा। गोरी सोवे सेज पर मुख पर डारे किस पंक्ति किसकी है? अमीर खुसरो की पंक्ति है ये। आदिकाल के कवि जिसने खड़ी बोली में रचना की है? अमीर खुसरो। आदिकाल के कवि हैं जिन्होंने खड़ी बोली में रचना की है। खुसरो की पहेलियाँ, अमीर खुसरो। पृथ्वीराज रासो के रचयिता कौन है? चंद्रवर दाई। विद्यापति दरबारी कवि किसके थे? शिव सिंह कीर्ति सिंह के। दोनों राजाओं के दरबारी कवि थे विद्यापति। किसके? शिव सिंह
और कीर्ति सिंह कुछ समय अंतराल तक के लिए। सिद्धों तथा नाथों की सूची में उभयनिष्ठ कौन है? मतलब सिद्धों में भी और नाथों में भी अपनी रचना का छाप छोड़ने वाले सरापात थे। आलखंड नाम से प्रसिद्ध रचना कौन है? आलखंड नाम से प्रसिद्ध रचना परमाल रासो, जिसकी रचना जगनीक ने किया हुआ है। 12 बरस लव कुकुर जिए और 16 लव जिए सियार, यह पंक्ति प्रसिद्ध पंक्ति किसकी है? जगनीक की है। ये परमाल रासो की रचना में ये पंक्तियाँ उद्धृत हैं। वह कवि जिसको मैथिल कोकिल कहा जाता है, अभिनव जयदेव, मैथिल कोकिल इत्यादि विद्यापति को कहा जाता है। DSSB PGT में बार बार पूछे जाने वाला प्रश्न है ये। चंदवरदाई दरबारी कवि थे पृथ्वीराज चौहान के। नाथों की कुल संख्या कितनी मानी जाती है? 9। न से नाथ, न से 9 नाथों की कुल संख्या मानी जाती है। रानी केतकी की कहानी के रचनाकार कौन है? मुंशी इंसाअल्लाह खान रानी केतकी की कहानी के रचनाकार हैं। आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए हैं, उन्हें चढ़ाकर जैसे कुछ लोगों ने गीत गोविंद के पदों को आध्यात्मिक संकेत बताया, वैसे विद्यापति के इन पदों को भी शुक्ल जी के उत्कथन का आशय क्या है? विद्यापति के पद अधिकतर श्रृंगार के ही हैं, इसलिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इस प्रसिद्ध उक्ति को बयां किया हुआ है, लिखा हुआ है। ये राजस्थान लेक्चर भर्ती परीक्षा में पूछा गया है प्रश्न, ये 2014 में पेपर 2 में। पहले जैसे गाथा या गाहा घनिष्ठ प्राकृत का बोध होता था, वैसे ही पीछे दोहा दुहा करने शबरंग से आलोक प्रचलित काव्य भाषा का बोध होने लगा। यह किसका है? ये भी रामचंद्र शुक्ल जी का ही। आचार्य शुक्ल ने रासो शब्द का संबंध किसके शब्द से माना है? रसायन शब्द से माना है, याद रखिए। पृथ्वीराज विजय नामक ग्रंथ के आधार पर पृथ्वीराज रासो को अप्रामाणिक रचना मानने वाले विद्वान हैं डॉक्टर बुलर, अंग्रेजी पाश्चात्य लेखक हैं डॉक्टर बुलर। उन्होंने पृथ्वीराज विजय नामक ग्रंथ के आधार पर पृथ्वीराज रासो को अप्रामाणिक रचना माना हुआ है। गद्य पद मिश्रित चंपू काव्य की प्राचीनतम हिंदी कृति कौन सी है? राउलवेल। गोरखनाथ की साधना पद्धति का नाम क्या है? हठ योग साधना, जिसको आजकल योगी जी अपना रहे हैं, हठ योग साधना। तो हठ योग साधना योगी जी गोरख पीठ के मठाधीश भी हैं, गोरखनाथ योगी। तो गोरखनाथ की साधना पद्धति हठ योग साधना थी। हेमचंद्र का सिद्ध, हेम शब्दानुशासन है, व्याकरण ग्रंथ है ये। हेमचंद्र का सिद्ध हेम शब्दानुशासन जो ग्रंथ है ये व्याकरण ग्रंथ है, ना कि काव्य ग्रंथ है। पाहुड़ दोहा ग्रंथ के रचनाकार कौन है? राम सिंह। मैं हिंदुस्तान की तूती हूँ, यह कथन किसने किया? तूतीये हिंदुस्तानी, तूतीये हिंदुस्तान के नाम से भी अमीर खुसरो को जाना जाता है। तो उन्होंने खुद ही कहा है मैं हिंदुस्तान की तूती हूँ। तोता ए हिंद, तूतुए हिंद या तोता ए हिंद, यह अमीर खुसरो के लिए प्रसिद्ध अलंकरण है ये। देसील बहना सब जन मिठा, देसी भाषा के मिठास का यह वर्णन करने वाले रचनाकार का क्या नाम है? विद्यापति जी। सारंगधर पद्धति किस विधा की रचना है? सारंगधर पद्धति किस विधा की रचना है? सुभाषित संग्रह विधा की रचना है। विक्रम की 7वीं शताब्दी से 11वीं शताब्दी तक अपभ्रंश की प्रधानता रही और फिर वह पुराने हिंदी में परिणत हो गई, यह कथन किसका है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का है। पृथ्वीराज रासों में समय है, पृथ्वीराज रासों में समय मतलब उस खंडों में या सर्गों में नहीं बांटा गया, पृथ्वीराज को समय में बांटा गया है, ये ध्यान देने वाली बात है। और 69 समय उसको निर्धारित किया गया है। पृथ्वीराज रासों के समय कितने? 69 समय हैं।
चंद्रधर शर्मा को लेनिन साहित्यिक अपभ्रंश को किस नाम से पुकारा है? पुरानी हिंदी के नाम से पुकारा है। अपभ्रंश की उत्तरकालीन अवस्था का क्या नाम है? औभट। पाली प्राकृत अपभ्रंश औभट, फिर खड़ी हिंदी आती है। विशुद्ध चरितावली जीवन चरित का लेखक कौन है? माधव प्रसाद मिश्र। विशुद्ध चरितावली जो जीवन वृत्त है उसके लेखक कौन है? माधव प्रसाद मिश्र जी। हिंदी में वह कवि जिसको राजशेखर की उपाधि से अलंकृत किया गया है। सबसे ज़्यादा अलंकृत किस कवि को किया गया है? तो आप सीधा सीधा बताइएगा, विद्यापति। और जो राजशेखर की उपाधि है वो भी विद्यापति को ही सुशोभित की गई है। कीर्तिलता के रचनाकार कौन है? विद्यापति जी। कीर्ति पताका के भी रचनाकार विद्यापति जी। अपनी पहेलियों और मुकरियों के लिए जाने जाते हैं अमीर खुसरो। खुसरो की पहेलियाँ आपने पढ़ा होगा। तो ये अपनी पहेलियों और मुकरियों के लिए जाने जाते हैं कौन? अमीर खुसरो। तो ये हिंदुस्तान। आदिकाल के काव्यों की प्रधान भाषा कौन थी? डिंगल पिंगल मिश्रित भाषा थी। पुस्तक जल्हड़ हथ दे चली गज्जन निपकाज, यह पंक्ति किस कवि से संबंधित है? तो ये चंद्रवरदाई से संबंधित है। खड़ी बोली और राजस्थानी को डिंगल कहते हैं, खड़ी बोली और ब्रज मिश्रित को पिंगल बोलते हैं। आप लोग इसको ध्यान दीजिएगा, डाउट मत पड़िएगा। तो ये आज का आदिकाल से संबंधित हिंदी भाषा साहित्य एवं काल विभाजन के क्रम में आज आपको हमने आदिकाल से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ाया। आप लोग इसको ध्यान से पढ़ लीजिएगा और पेपर के लिए बिल्कुल तैयार हो जाइए। आदिकाल से संबंधित ये था। तो दोस्तों, आज आपको ये वीडियो पसंद लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं इस तरह से वीडियो आपको डालता रहूँगा जो आपके पाठ्यक्रम और आपके सिलेबस से मैच करता हो। आपको लगभग सभी परीक्षाओं के लिए ये महत्वपूर्ण है। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। धन्यवाद। जय श्री राम।